नमस्कार साथियों, विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। मैं अखिलेश वर्मा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। जैसा कि आप थंबनेल और मेरे सामने देख सकते हैं, आज अपना क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर प्रश्न संबंध एंड रिलेशन की प्रश्नावली 1.1 हमारी चल रही थी, जिसके हमने प्रीवियस कुछ क्लासों में 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 10वें क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे और आगे क्वेश्चन बहुत अच्छे से और आराम से सोल्व करेंगे। आई होप आपको पिछली क्लासें बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई डाउट रह जाते हो तो आप जरूर उन्हें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि हम आपके डाउट को सोल्व कर सकें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। देखिए यहाँ सम्मित हो परंतु ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो, अब ये 5 एग्जाम्पल दिए, 5 क्वेश्चन दिए, हमें इनके क्या करने हैं, एग्जाम्पल सेट करने हैं। देखिए, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सम्मित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही संक्रामक हो। ठीक है, यानी स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव भी नहीं हो, न संक्रामक यानी ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओनली सिमेट्रिक। तो बाय डेफिनेशन हम इनको सोल्व करेंगे, इनकी परिभाषा के अनुसार हम इन्हें सोल्व करेंगे। जैसे इसी को सोल्व करते हैं तो डेफिनेशन हम जानते हैं सम्मित की क्या होती है। सम्मित की डेफिनेशन होती है ए बी हो, किसमें हो? आर में। दिस इम्प्लाइज, और क्या होना चाहिए कि बी ए होना चाहिए, किसमें? आर में। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ही एक ऐसा एग्जाम्पल लिख सकता हूँ। मुझे क्या एग्जाम्पल लिखने की यहाँ छूट है पूरी, कि कोई से भी एग्जाम्पल मैं यहाँ डाल सकता हूँ। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम जिसके अंतर्गत ये एलिमेंट मिल जाए, कौन कौन से? ए बी भी हो और बी ए भी हो। आप चाहो तो इन्हें लैंग्वेज के रूप में भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, और आप चाहो तो केवल एलिमेंट्स के रूप में भी ले सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख देता हूँ कि मेरा आर है, और आर में क्या क्या अवयव है कि कुछ इस तरीके से 1 2 है और 2 1 है, बस यही है। अब देखो आप, ए बी भी है और साथ के साथ बी भी किसमें? आर में। अब आप लैंग्वेज में लो तो लैंग्वेज में ले लो, कोई सा भी एक एग्जाम्पल ले लो, इसी को ले लो जो इन दोनों से कंडीशन, इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर को, क्रम युग्म को फॉलो करता हो, संतुष्ट करता हो। ठीक है, बिल्कुल आसानी से हो गया क्या कि एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। बाय डेफिनेशन करेंगे तो काफी इजी रहेगा। जैसे अब नेक्स्ट देखिए आप, संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही सम्मित हो। अब देखो, अब इसमें क्या है, इसमें भी आप अगर डेफिनेशन से दो तो डेफिनेशन है अपने पास ए बी है आर में, एंड बी सी है आर में, और दिस इम्प्लाइज क्या हो? ए सी हो आर में। ये तो है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल है ना, आप चाहो तो ग्रेटर देन का साइन ले लो, लेस देन का साइन ले लो, और लेस देन ग्रेटर देन के साइन में यही फर्क है क्या कि ये ट्रांजिटिव होता है। आप लेस देन ग्रेटर देन का साइन लेके देखोगे ना, ए इज लेस देन बी, बी इज लेस देन सी, तो ए इज लेस देन सी ओनली होता है। तो लेस देन वाला और ग्रेटर देन वाला, यानी बड़े वाला और छोटे वाला, दोनों चिन्ह क्या होते हैं? ट्रांजिटिव होते हैं। और हमें क्या लिखने हैं? हमें तो एग्जाम्पल लिखना है। तो एक एग्जाम्पल ऐसा सेट कर दो जो ए बी हो, बी सी हो, एस सी हो। तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ आर इक्वल टू, ये है अपने पास 1 2, ठीक है, और 2 के बाद 2 4 कर दिया, और मैंने 2 4 की जगह 1 4 कर दिया। अब देखो, ए बी भी है, बी सी भी है और ए सी भी है ना। रिलेशन चाहे कुछ भी हो, हमारे पास एक एलिमेंट मिल गया। हमारे पास आर जो संबंध है उसके अंतर्गत कितने अवयव है? 3 अवयव है, और 3 अवयव किसको फॉलो कर रहे हैं? संक्रामक को। अब देखो, न तो ये क्या है? स्वतुल्य नहीं है, कि स्वतुल्य में क्या होता? 1 1 होना, 2 2 होता, या फिर 1 1 होता। ठीक इसी तरीके से यहाँ भी ठीक उसी प्रकार से न ये सम्मित है। सम्मित में क्या होता? 1 2 होता तो 2 1 होता, 2 4 होता तो 4 2 होता। ठीक है, इस तरीके से ये न तो सम्मित है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतुल्य व सम्मित हो परंतु संक्रामक ना हो। तो देखिए आप, इसको स्वतुल्य होना चाहिए, और स्वतुल्य के लिए मैं जानता हूं कि ए अगर ए में है, दिस इम्प्लाइज ए किस में होगा? आर में होगा। ठीक है, तो ऐसा इक्वेशन ले लो। अब इसके लिए तो सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है क्या है? इक्वल का साइन। इक्वल का साइन हमेशा क्या होता है? स्वतुल्य होता है, और इक्वल के साइन की वजह से ये क्या होता है? सम्मित भी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही एग्जाम्पल हम उठा लेते हैं जो क्या हो? स्वतुल्य हो। थर्ड कंडीशन यानी संक्रामक को फॉलो न करता हो। आप देखिए इस तरीके से एग्जाम्पल बना सकते हैं। क्या है अपने पास कि 1 1 है, 2 2 भी मान लो ले लिया। ठीक है,
अब देखो सममित भी लेना है, सममित लेने के लिए मैं 1 2 ले लूं और 2 1 ले लूं। अब देखो 1 से शुरू हो रहा है, 1 पे खत्म, ठीक है। 1 2 2 1 और 1 1, ये क्या हो जाता है, ये ट्रांजिटिव हो जाता है। क्या है, देखो इधर 1 से खत्म 2 पे खत्म, 1 से शुरू 2 पे खत्म, 2 से शुरू 1 पे खत्म। अब देखो ए बी, बी सी, ये सी मानो इसको, और ए यानी ये ट्रांजिटिव हो गया। तो हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि ये जो 2 एलिमेंट लिए थे इनको हटा देने हैं, है ना, ताकि हमारा क्वेश्चन सही हो जाए। अब देखो, अब इसी को देखो, केवल 2 एलिमेंट, जो स्वतुल्य तो है ही सही, और स्वतुल्य के साथ साथ क्या है, संक्रामक, सॉरी सममित भी है। हमें क्या, जो कंडीशन चेक की थी वो किसके लिए की थी, संक्रामक के लिए, क्योंकि हमने जो एलिमेंट लिख दिए थे उनकी वजह से ये क्या, संक्रामक भी हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना स्वतुल्य संक्रामक, यानी स्वतुल्य भी हो और संक्रामक भी हो। इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है क्या, कि संक्रामक किसे कह सकते हैं। तो संक्रामक है ना, जैसे मैंने आर इक्वल टू क्या लिख दिया, ये लिख दिया मैंने 1 2, तो ये 1 2 है ना, केवल एक ही एलिमेंट है इसके अंदर, तो ये हमेशा संक्रामक होगा। क्यों, क्योंकि इसमें ए बी है, बी सी तो है नहीं, जो ए सी चाहिए अपन को, तो होना क्या चाहिए, ए बी बी सी फिर ए सी चाहिए होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। पर यहाँ क्या है कि ए बी तो है, पर आगे बात बढ़ी नहीं रही है। ऐसे कोई से भी एलिमेंट हो जहाँ ए बी हो, बी सी नहीं मिल रहा हो, तो वो क्या होता है, संक्रामक होता है। ठीक है, ये संक्रामक तो हो गया। अब और क्या करना है, इसको स्वतुल्य करना है। तो स्वतुल्य के लिए क्या एलिमेंट और जोड़ देते हैं, कि जैसे 1 1 जोड़ा था तो 1 1, 2 है तो 1 2। अब देखो फिर भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, अब चेक कर लेते हैं अपन 2 2। अब देखो यहाँ क्या हो गया, कि यहाँ क्या है, 1 2 है, 2 2 है और 1 2 है, यानी संक्रामक तो हो रहा है। और सम्मित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि सम्मित के लिए 1 2 2 1 नहीं है। ठीक है, बस इसी की वजह से कह सकते हैं सम्मित नहीं है। तो इतना सा है, बाय डेफिनेशन हम चलेंगे तो एकदम क्लियर सवाल होते जाएंगे, इनके आंसर चेंज होते रहे। आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं, इसमें कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हैं। तो आंसर की चिंता न करें कि भाई यही आंसर होना चाहिए था, वही होना चाहिए था। इनमें कितने ही आंसर और भरपूर आंसर मिल सकते हैं अपन को। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो। स्वतुल्य यानी सेम पेयर नहीं होना चाहिए, तो सेम पेयर को हटा दो, बाकी सब होने चाहिए। देखिए आप सॉल्यूशन ऐसा ही सॉल्यूशन लिख देते हैं जिसमें सेम पेयर नहीं हो। तो सेम पेयर नहीं है तो सबसे पहले क्या करना है, सम्मित। तो मैंने 1 2 तो ले लिया और 2 1 भी ले लिया, सम्मित तो हो गया, है ना। अब क्या है, अब इसके लिए क्या होना चाहिए, संक्रामक। संक्रामक के लिए अब जैसे ही मैंने 1 1 लूंगा तो ये संक्रामक भी हो जाएगा, है ना। 1 2 2 1 1 1 संक्रामक हो गया। पर अब स्वतुल्य, अब स्वतुल्य के लिए देखो 2 1 है ना, तो 2 2 भी होना चाहिए था, भाई 2 इसके अंतर्गत आ रहा है तो 2 2 भी होना चाहिए था, तब ये क्या हो जाता, स्वतुल्य हो जाता। तो ये अपने आप स्वतुल्य नहीं है, किसकी वजह से, इसके अंतर्गत 2 2 नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 के 5 पार्ट थे, पांचों हम क्लियर कर चुके हैं। बाय डेफिनेशन आप इनको सोल्व कीजिए, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11, सिद्ध कीजिए कि किसी, है ना, सिद्ध करना है किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर, आर संबंध क्या दे रखा है, बिंदु पी क्यू। ठीक है, बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी समान है। ठीक है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन दे रखा है उसे समझिए कि बिंदु P और Q दो बिंदु है, और उनकी जो बिंदु ओरिजिन है, ये कोई ओरिजिन है अपना 0 0, और ये P और ये कहीं का है Q। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये क्या है, समान है। ठीक है, इस तरह का कुछ संबंध बना हुआ है बिंदु P और Q में। ठीक है, अब इसे क्या करना है, ये जो बिंदु पी क्यू मिलेगा इसको एक तुल्यता संबंध हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है। फिर आगे कहा उसने, पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु पी, अब पी क्या है, यहाँ मूल बिंदु नहीं है ना, बिंदु पी क्या है, मूल बिंदु नहीं है। ठीक है, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय पी से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड जो क्वेश्चन क्या है कि ये कोई बिंदु है ओ बिंदु जो ओरिजिन है, पी नहीं है, है ना, और पी कहीं है यहाँ। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस
और बाकी सब बिंदुओं से जो डिस्टेंस आएगी, है ना, क्यू को हम मूवेबल मानते हैं, तो ये अपना क्यू, फिर क्यू डैश, क्यू डबल डैश, ऐसे करके क्यू मूवेबल है। तो एक क्या कर रहा है, ये एक वृत्त का निर्माण कर रहा है, और वो वृत्त ऐसा है जो बिंदु पी से होकर गुजरता है। हम देख भी सकते हैं ये वाली डिस्टेंस, क्यू के डिस्टेंस, क्यू को अगर चेंज किया, क्यू को क्यू डैश किया, तब भी ये बराबर रहेगी, ये बराबर रहेगी, ये बराबर रहेगी। तो इस तरीके से ये क्या बन रही है, इसके त्रिज्या बन रही है, और इस त्रिज्या से बनने हुए वृत्त कहाँ से होकर गुजरता है, पी से। तो ये हमें प्रूव करना है। बाकी हम इसको जब देख रहे हैं तो हम समझ चुके हैं कि ये वास्तव में एक क्या बनेगा, वृत्त ही बनेगा, और वृत्त भी कैसा बनेगा, जो पी से होकर गुजरेगा। पर इसे हमें अब दिखाना है कहाँ, बोर्ड पे शो करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन जो ऊपर वाला था तुल्यता संबंध के बारे में, पहले उसको कर लेते हैं। ठीक, तुल्यता संबंध के लिए अपने पास क्या क्या है, तीन चीजें प्रूव करनी है। क्या कि पी की आर क्या होगा, आर होना चाहिए क्या क्या, कि स्वतुल्य होना चाहिए। ठीक है, स्वतुल्य के साथ सममित भी होना चाहिए, और सममित के साथ संक्रामक संबंध होना चाहिए। एक एक करके तीनों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए अब देखिए, स्वतुल्य के लिए यानी यहाँ P और Q दोनों अलग अलग पॉइंट है। अब क्या कर लेते हैं, P और Q को एक ही पॉइंट मान लेते हैं। तो P और P किसमें रहेगा हमेशा, P और P रहेगा हमेशा R में, और उनके बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो तो बराबर ही रहेगी। मान लो ये P पॉइंट और वापस ये P पॉइंट और ये ओरिजिन O, तो कितनी बार डिस्टेंस ले खुद के तो बराबर आएगा। तो डायरेक्ट कह सकते हैं कि R क्या है, R एक स्वतुल्य संबंध होगा। और आप चाहो तो लिख देना कि फिर P और P एक ही पॉइंट होने की वजह से, ओवरलैपिंग होने की वजह से डिस्टेंस तो हमेशा बराबर आएगी, दूरी बराबर आएगी, और वह दूरी किसके बराबर रहेगी, P और P डैश के बराबर। P डैश और P एक ही पॉइंट है तो बराबर रहेगा, इसलिए एक तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ खास वाली बात नहीं थी, इतना सा है। देखिए सेकंड है अपना सममित के लिए, सममित संबंध के लिए। अब सममित संबंध के लिए हम जान सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि पी क्यू कोई पॉइंट है, उसकी डिस्टेंस किसके बराबर होनी चाहिए, पी क्यू, पी और क्यू। देखो ये अपना ओरिजिन हो गया 0 0, ये अपना पी और ये अपना क्यू। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस इसके बराबर है, समझ गए। अब ये पी क्यू आर में, दिस इम्प्लाइज क्यू पी भी क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए, जो कि होगा। कैसे होगा, तो आप देख लो, पी क्यू को पहले लिखूं या क्यू पी को पहले लिखूं। जो चीज़ें पहले से बराबर है तो उनके क्रम बदलने में, लिखने का ही तो फर्क है, क्रम बदलने पर क्या वो डिस्टेंस बराबर नहीं आएगी, जी बिल्कुल, वो बिल्कुल बराबर आएगी। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं पी क्यू लिखूँ या क्यू पी लिखूँ, कहीं ना कहीं पी ओ बराबर क्या होगा, ओ क्यू, है ना। अब इसी को बदल दूंगा तो ओ क्यू ओ बराबर ओ पी हो जाएगा। बात तो वही है, डिस्टेंस तो वही आएगा। डिस्टेंस यही कहता है कि भाई इसके नाम ही तो बदलने हैं, पर डिस्टेंस तो वही रहेगा। ये ओरिजिन से दूरी कितनी है, बराबर है। तो इसी के साथ हम क्या कह सकते हैं कि आर हमारा सममित संबंध होगा। ठीक है, आर क्या होगा, सममित संबंध होगा। थर्ड वाली कंडीशन संक्रामक के लिए। अब इसमें मुझे 3 पॉइंट लेने पड़ेंगे कि संक्रामक संबंध के लिए अब मुझे 3 पॉइंट लेने हैं। तो अब मैं क्या करूं, एक तो ले लेता हूं P, Q और R। ये किसके पॉइंट है, हमारे कोई सेट है जो दे रखा है अपन को R में। ठीक है, अब OP है ना, O से P की दूरी, OQ एंड OR। अब ये देखो, तो OP बराबर OQ बराबर OR होगा। क्यों, देखो ये है अपना O, ये यहाँ से यहाँ तक की P की दूरी, ये इससे यहाँ तक की Q की दूरी, और ये कहीं जाकर R की दूरी। और ये दूरी तो बराबर ही आ रही है ना। क्यों, क्योंकि OP बराबर है OQ के, OQ बराबर है OR के, OR बराबर होगा OP के। तो हमारा संक्रामक के लिए कंडीशन होती है वो यही तो होती है
कि ए बी होगा आर में एंड बी सी होगा आर में। दिस इम्प्लाइज क्या कहेगा, दिस इम्प्लाइज कहेगा कि भाई ए सी कहाँ होना चाहिए, आर में। और अपने पास यहाँ क्या है, यहाँ है अपने पास कि पी क्यू क्या है, आर में। एंड क्यू आर क्या है, क्यू आर किस में, क्यू आर भी आर में। दिस इम्प्लाइज क्या होना चाहिए कि क्यू पी और आर, ये भी क्या होगा, आर में होगा। और हम देख भी सकते हैं पी क्यू बराबर क्या है, ओ क्यू बराबर क्या है, ओ आर। तो ओ आर तो ओ पी बराबर किसके हो जाएगा, ओ आर की, है ना। ये डिस्टेंस क्या है, बराबर है। तो डायरेक्ट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं अब कि आर एक संक्रामक संबंध होगा। अब इन क्वेश्चनों में बहुत सी बार ऐसा लगता है कि गणित न होने की जगह रीजनिंग ज़्यादा हो रही है, जबकि सही है। रीजनिंग यानी जवाब तार्किक ही देना है कि क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब क्या कह सकता हूँ मैं, तो डायरेक्ट सम्मित भी है, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। तो आर एक तुल्यता संबंध होगा, आर क्या होगा, एक तुल्यता संबंध होगा। ये हमारा हो गया हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम, ठीक है। इस तरीके से हम अलग अलग लिख सकते हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहा, पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P, अब P इसको क्या है, उसने ओरिजिनल हटा दिया, ओरिजिनल नहीं होना चाहिए, बाकी कोई सा पॉइंट हो। तो संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर होगा। हम जानते हैं, इसी को लेके देख लो बोले, इसमें क्या किया मैंने, P Q R। अब R के जगह और कोई पॉइंट ले लो, L M N, आगे बढ़ा लो। पर ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस, ऐसे कितने पॉइंट में बीच में लूँगा, इनकी डिस्टेंस क्या होगी, बराबर आएगी, आएगी ना बराबर। अब बराबर आएगी तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं वृत्त की परिभाषा। वृत्त की परिभाषा क्या होती है कि एक फिक्स्ड पॉइंट है, उससे एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर और एक लोकस पे पॉइंट चलता है, यानी चलायमान बिंदु पर लोकस पे पॉइंट। तो लोकस पे पॉइंट से क्या बनता है, वृत्त बनता है। तो बिल्कुल वही तो है ये, है ना। ये P है अपने पास और ये P डैश ले लो, Q ले लो, R ले लो, M ले लो, कितने भी पॉइंट लेंगे तो इनकी डिस्टेंस यहाँ से क्या आती है, बराबर। और इस ये तो हमारे पास वृत्त की डेफिनेशन ही है ना। वृत्त की परिभाषा यही कहती है कि एक इक्विडिस्टेंस होगा किस पॉइंट से, फिक्स्ड पॉइंट से, और वो लोकस पे पॉइंट क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। उस चलायमान बिंदु से बनने वाला बिंदु पथ क्या कहलाता है, कि वृत्त कहलाता है। तो बस हम इसको डायरेक्ट इतने से शब्दों में भी लिख सकते हैं कि इस तरीके से जितने भी पॉइंट निकलेंगे वो इक्वी डिस्टेंस होंगे, किससे, वो फिक्स दूरी पे होंगे, उनका दूरी समान होगी किससे, एक फिक्स्ड पॉइंट से, है ना। और उस फिक्स्ड पॉइंट से दूरी समान होने की वजह से हमारे पास ये डेफिनेशन निकल के आती है कि अगर एक फिक्स्ड पॉइंट, एक किसी पॉइंट को फिक्स कर लें और उसकी दूरी, समान दूरी पर कोई बिंदु पथ निर्माण कर रहा है, तो उस बिंदु पथ को ही वृत्त कहते हैं। तो बाय डेफिनेशन हाँ, जो आपको पुनः जो क्वेश्चन है वो क्या है, P से होकर गुजरेगा और एक वृत्त को निरूपित करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम हमारे शब्दों में कुछ लिखकर और डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो ये था कंप्लीट 11 क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है अपने पास, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय क्या दे दिया, ए दे दिया। और ए में अब रिलेशन किस प्रकार डिफाइन किया है वो देखिए कि आर T1 T2 यानी ट्राइंगल्स का समुच्चय, अवयवों का समुच्चय, जो कि T1 T2 के समरूप है, T1 T2 से समरूप है ना। समरूप हम जानते हैं T1 T2 के समरूप, ये समरूप होता है, ठीक। इसके पहले जो एग्जांपल किया था वो सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट का था, यहाँ समरूप है सिमिलर। द्वारा परिभाषित संबंध आर तुल्यता संबंध है, चेक करना है। तो जो परिभाषित संबंध क्या है, यहाँ समरूप वाला, ये एक क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा, इसको चेक करना है, ठीक है। अगला उसने कहा भुजाएं 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाएं 5 12 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 और भुजाएं 6 8 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार करना है। कर लेंगे विचार, ठीक है, कि इन तीनों को बना के देख लेंगे, विचार हो जाएगा। फिर उसने कहा कि T1 T2 और T3 में कौन से त्रिभुज संबंधित है।
अब देखो समरूप की सबसे पहले जो बेसिक बात है हमारे पास, समरूप। समरूप होता क्या है? समरूप होगा जिसका रूप समान है। किसके समान है? देखो ये एक ट्रायंगल है क्या, ए बी सी, और ये दूसरा ट्रायंगल है क्या, पी क्यू आर, और ये एक दूसरा क्या ले लिया, वर्ग, ए या ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। अब देखो समरूप, तो समरूप कौन होगा? ये इसका समरूप है, न कि ये, इसको तो हटाए देते हैं। ठीक है। अब समरूप में रिलेशन क्या होता है? समरूप में रिलेशन इस प्रकार होता है कि जो साइड है ना, ये साइड इसके बराबर होगी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है ये इसके बराबर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो सर्वांग समन्वय होता है। ये किस में होगा? अब होगा अपने पास कि ए बी अपॉन, इनका रेशियो बराबर होगा क्या, ए बी अपॉन पी क्यू ले लूं, बराबर किसके रेशियो के, तो बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, और थर्ड वाली साइड ए सी अपॉन और पी आर। बस ये होता है समरूप की बात। और समरूप की कंडीशन आप देखो तो साइड से समरूप कर सकते हैं, एंगल से समरूप हो जाता है साइड, और एक है अपने आरएचएस वाला फंडा, जिससे भी समरूप कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह के 3 से 4 कंडीशन है जिनमें हम क्या कर सकते हैं, समरूपता प्रूव कर सकते हैं। तो हमें उतना नहीं ध्यान रखना, हमें एक कंडीशन ध्यान रखनी है समरूप की, क्या कि इनके जो रिलेशन, जो इनका रेशियो आता है, किस कौन सा रेशियो, साइड का रेशियो, वो क्या होता है, इक्वल होता है, तभी हम क्या कह सकते हैं, समरूप कह सकते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले तो प्रूव करते हैं, क्या अपने पास क्या है, T1 T2 T3 तुल्यता संबंध के लिए सबसे पहले प्रूव करते हैं। तो तुल्यता संबंध के लिए क्या होगा, सॉल्व करते हैं। हमारे पास ए दे रखा है समुच्चय, जो कि समोच्च त्रिभुजों का समुच्चय है, और T1 T2 क्या है, T1 T2 में रिलेशन है कि वो समरूप है। तो सबसे पहले आर, तो सबसे पहले कर लेते हैं स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए। अब स्वतुल्य संबंध, तो देखिए T1 होगा किसमें, T1 होगा किसमें, कि ए में है, बिल्कुल, और T1 ऑब्लिक T1 यानी जोड़ा किसका बना है, T1 के T1 के साथ, ये किसमें होगा, आर में। तो हम जानते हैं कि कोई ट्रायंगल है वो खुद का तो समरूप होगा ही होगा, है ना, कोई ट्रायंगल है तो वो खुद का तो समरूप होगा ही होगा। तो T1 त्रिभुज खुद के समरूप के त्रिभुज के बराबर होगा, जाहिर सी बात है। तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि आर अपना क्या है, स्वतुल्य संबंध तो है, स्वतुल्य संबंध तो है। ठीक है। दूसरी बात आती है अब सममित की। सममित में देखिए, सममित के लिए क्या करना है, अपोजिट करने। यहाँ क्या है, T1 T2 किसमें, ए में, है ना, तो T1 ऑब्लिक कोमा T2 आर में, दिस इम्प्लाइज T2 भी क्या होगा, T1 होगा, और ये किसमें होंगे, आर में। देखिए T1 समरूप है T2 के, जैसा कि रिलेशन में दे रखा है, और अपोजिट क्या कर दिया, T2 समरूप T1। अगर क्रम बदलने पर समरूपता थोड़ी बदलेगी, त्रिभुज तो वो के वही है। इस वजह से हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि आर सममित संबंध है। आर क्या है, अपने सममित संबंध है, सममित संबंध के लिए। ठीक। थर्ड क्या है, थर्ड संक्रामक के लिए, कर लेते हैं इसको भी चेक। तो यहाँ संक्रामक संबंध के लिए क्या होगा, तो T1 होगा, T2 होगा, और T3 होगा, किसमें होंगे ये, तो T1 T2 कोमा, है ना, T1 T2 किसमें होगा, आर में, एंड T2 और T3 किसमें होगा, आर में। दिस इम्प्लाइज क्या होना चाहिए, T1 T3 ये भी किसमें होने चाहिए, आर में। अब देख लेते हैं क्या देखना है, कि देखो T1 समरूप है T2 के, जैसा कि रिलेशन में दे रखा है, T1 आर में, तो अपने आप ये तो प्रूव करने की जरूरत है ही नहीं। सेकंड बात इससे निकालो कि T2 समरूप है किसके, T3 के। अब देखो T1 T2 के, T2 T3 के, तो T1 T3 के होगा ही होगा, तो T1 समरूप है T3 के, निकलेगा। क्यों? क्योंकि समरूपता है, ये इसके समरूप है, ये इसके समरूप है, तो ये तो इसके समरूप होगा ही होगा। ठीक। आप थोड़ा सा कोड वर्ड में इनको लिख सकते हैं, और क्या हो जाएगा अब कि R जो है अपना संक्रामक
संबंध होगा। अब बाय डेफिनेशन क्या हो गया, स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया, संक्रामक भी हो गया। तो आर अपना क्या है कि आर एक तुल्यता संबंध होगा, यानी आर इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड ईपी इति सिद्ध। ठीक है, ये तो थी फर्स्ट क्वेश्चन का आधा पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब उसने नेक्स्ट क्या कहा है, नेक्स्ट कहा है कि भुजाएं 3 4 5, भुजाएं 5 12 13 और भुजाएं 6 8 10, तीन तरह के ट्राइंगल हैं, किस तरह के, समकोण त्रिभुज की तरह, और उनकी जो भुजाएं अलग अलग दे रखी है, इन तीनों को बनाते हैं। और कहा गया है कि T1 T2 T3 में कौन परस्पर संबंधित है, संबंधित भी किस प्रकार करना है, जो हमारा रिलेशन चल रहा है समरूप देखना है कि कौन किसके समरूप है। तो कौन किसके समरूप है, तो सबसे पहले ये तो आपका कंप्लीट हो चुका है ना, तो आप लिख लीजिए, इसी में हम दूसरा करते हैं। यहाँ हो जाएगा, 3 ट्रायंगल बना लेते हैं ताकि आराम से और जल्दी से काम हो जाए। देखो पहला बना लिया मैंने T1 में ABC नाम दे दिए, ABC, ठीक है। अब AB 3 सॉरी राइट एंगल बनाया ना, क्या बनाने, राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल AB पे राइट एंगल C ना, 3 4 5, ये MNO, ठीक है। ये T1 और ये T2 में क्या शायद है 5 12 13 है ना, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 5 के बराबर हो जाएगा। ट्रिपलेट है ये, लास्ट ट्रायंगल है अपने पास, PQR, बड़ी साइड है ना, तो ये T3 मान लो 6 8 10, इन दोनों का स्क्वायर करते 100 के बराबर 10 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, T1 T3 T2 देख लिया। सबसे पहले इन दोनों को रिलेट करते हैं, तो क्या आएगा 3/5 बराबर होना चाहिए किसके, 4/12 के, है ना। 2 साइड का कर लेते हैं, तीसरी का बाद में चेक कर लेंगे जब 2 के बराबर आ जाएगा। तो 3/5 4/12, 12 36 और 5 20 बराबर नहीं आ रहा, तो यानी T1 नॉट रिलेटेड, है ना, T1 T2 से संबंधित नहीं है, T1 T2 से संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आती है बात T2 T3 की, तो T2 और T3 का करते हैं, है ना। ये क्या था T1 T2 का, अब T2 T3 यानी 5/6 और 12/8, देखो 8 पंजे 40 और 12 चंग 72, ये भी नहीं हो रहा, तो क्या लिख सकते हैं कि T2 T3 से संबंधित नहीं है। क्यों, क्योंकि ये समरूप की जो डेफिनेशन है उसी को संतुष्ट नहीं कर रहा, फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, लास्ट में क्या करेंगे, अब करेंगे T1 और T3 से, किस किस को, T1 और T3 को, T1 एंड T3। T1 का 3/6 बराबर होना चाहिए किसके, 4/8। अब देखो आप 3/6 यानी हाफ, 4/8 हाफ, बराबर हो गया ना। अब थर्ड साइड तो ऑटोमेटिक वो भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि 2 बराबर हो गए, थर्ड नहीं होगी तब भी हम इसके समरूप नहीं कह सकते। तो 5/10, है ना, ये 5 और ये 10, तो ये भी क्या हो जाएगा, हाँ बस। तो समरूपता की डेफिनेशन यहाँ आकर कंप्लीट हो रही है। क्या कह सकते हैं आप कि T1 क्या है अपने पास, T1 और T3 से रिलेटेड है, T1 T3 से संबंधित है। किस तरह का संबंध है, जो संबंध हमें R में दे रखा है, R में क्या दे रखा है, समरूपता का। ठीक है, संबंधित है। इस तरीके से 2 पोर्शन में ये सवाल अपना कंप्लीट होता है। कौन सा, पहले वाले में तुल्यता कर दिया और सेकंड में T1 T2 T3 को हमने
देख लिया कि कौन किससे संबंधित है, तो अपने पास जो निष्कर्ष निकल के आया वो है T1 T3 से संबंधित है। ठीक, आप इसे कंप्लीट नोट्स में कन्वर्ट लिख के जरूर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय, बहुभुजों के समुच्चय दे रखा है ए, और इसमें रिलेशन दे रखा है हमें कि R P1 P2, R जो अपना है वो P1 P2 की भुजाओं की संख्या समान है ना। देखो R जो डिफाइन कर रखा है वो इस तरीके से डिफाइन कर रखा है कि P1 और P2 जो हैं इनके अंतर्गत जो भुजाओं की संख्या है वो समान है। किसकी? भुजाओं की संख्या समान है। तो इस प्रकार परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, परिभाषित संबंध R क्या है? एक तुल्यता संबंध है। इसको क्या करना है? हमें सिद्ध करना है। दूसरा दे रखा है 3, 4 और 5 भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों के समुच्चय ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ अपने पास जो समुच्चय दे रखा है वो क्या है? ए है। ठीक है, और रिलेशन क्या दे रखा है कि भुजाओं की संख्या समान है। किसकी संख्या? केवल भुजाओं की संख्या। अगर त्रिभुज है तो अगले भी त्रिभुज ही होंगे, चतुर्भुज है तो अगले भी चतुर्भुज होंगे। यानी हमें क्या करना है? केवल उनकी भुजाओं की संख्या पर ध्यान रखना है। षटभुजा है तो षटभुजा है ना। ठीक है, तो त्रिभुजों क्या था? 3, 4, 5 की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। देखो 3, 4, 5 यहाँ क्या दे दिया उसने? त्रिभुजों का एक तरीके से समकोण त्रिभुज दिया है हमें, और उसी समकोण त्रिभुज से क्या कहा गया है? तो उसके जो अब उससे जो संबंधित समुच्चय है वो ज्ञात करना है। तो उससे संबंधित समुच्चय तो त्रिभुज ही होंगे, क्योंकि यहाँ बात त्रिभुजों के माप पे नहीं है कि उनका माप क्या है, उनके क्या क्या उनमें रिलेशन है, क्या किस प्रकार वो एक दूसरे से संबंधित है। बस उनकी संख्याओं, उसके पास कितनी भुजा है और भुजा से संबंधित भुजा की संख्या पर ही हमें क्या बताना है? रिलेशन बताना है। तो यानी 3, 4, 5 यानी राइट एंगल त्रिभुज भी दे दिया, तो ये किससे संबंधित होगा? ये अन्य त्रिभुजों से संबंधित होगा। और त्रिभुज भले किसी प्रकार का हो, वह समबाहु हो, समद्विबाहु हो, है ना, किसी भी प्रकार का हो। तो इस प्रकार से ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन का जो सेकंड क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट है वो तो बिल्कुल आसान है। किस तरह ये त्रिभुज, तो ये त्रिभुज जो किससे संबंधित होगा? ये अन्य त्रिभुजों से संबंधित होगा। यानी इस त्रिभुज से संबंधित होने वाले जो संबंधित वाले जो समुच्चय है वह अन्य त्रिभुजों का ही निकलेगा। अब पहली चीज में सिद्ध करना है हमें क्या? कि R एक तुल्यता संबंध है। तो देखिए अब सबसे पहले स्वतुल्य के लिए क्या होगा? स्वतुल्य के लिए हम जानते हैं कि कोई भी ले लूंगा मैं, क्या? तो P ले लिया मैंने। अब P क्या है? A में है। तो अब P1 और P2 ये किस में होना चाहिए? R में। तो P1 और P2 नहीं आएगा, P1 ही आएगा। P1 यानी इनमें तो क्या होगा? स्वतुल्य तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंतर्गत जितनी भी भुजाओं की संख्या रहेंगी वो समान रहेगी। अगर ये त्रिभुज है तो ये भी त्रिभुज ही होगा, ऐसे समान है, इसमें कोई ज्यादा देखने वाली बात नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि R एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, R क्या है? एक स्वतुल्य संबंध है। दूसरा सम्मित के लिए एक दूसरे को बदल देंगे क्रम को। तो क्रम बदल दे, हम जानते हैं कि P1 एंड P2 क्या है? A में है। ठीक है, और P1 P2 से रिलेट कर रहा है, और किसमें? R में। यानी P1 P2 में क्या है? समान भुजाओं की संख्या है। अब होना क्या चाहिए कि P2 और P1 किसमें हो? R में, जो कि होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें समान भुजाएं तो है, भुजाएं इसके समान है, इसके समान है, क्रम बदलने से फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं R एक सम्मित संबंध होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या है? नेक्स्ट है संक्रामक के लिए 3 देख लेते हैं। संक्रामक के लिए क्या ले लेंगे? 3 ले लेंगे। 3 ऐसे बहुभुज लेंगे जिनमें क्या हो? उनकी भुजाएं समान हो। तो मैंने ले लिया P1 P2 P3, ये किसमें? ए में, ए समुच्चय में, सेट में। तो P1 P2 दे दिया क्या उसने? कि R में है ना। एंड P2 P3
ये किस में दे दिया, ये भी R में। जब ये दोनों R में दे दिए होगा क्या कि P1 एंड P3 किसमें होगा, R में होगा। अब देखिए P1 में मान लो 4 साइड है, ठीक है, 4 भुजाएं हैं, तो P2 में भी कितनी होगी 4, क्योंकि ये पहले से ही R में दे रखा है। अब इसमें 4 तो इसमें भी कितनी होगी 4, तो ऐसे इसमें 4 इसमें 4, तो बराबर तो आ गई ना। तो अपने आप हम कह सकते हैं कि समान संख्याओं में जो रिलेशन हमें दे रखा है यहाँ क्या हो गया, ये R एक संक्रामक संबंध होगा, और साथ के साथ हम क्या कह सकते हैं कि R एक तुल्यता संबंध है, क्योंकि 1 2 3 से हमने प्रूव कर दिया तुल्यता संबंध है ना। और इसी के साथ हेंस प्रूव्ड हो गया इति सिद्ध। ठीक है, अब इसने सेकंड पार्ट, अब यहाँ तो केवल भुजाओं की संख्या की तो बात है ना, तो ये 3 4 5 एक क्या है, त्रिभुज है राइट एंगल साइड का, 3 4 5, तीनों भुजाओं की संख्या कितनी है 3, तो अगले जो भी संबंधित रहेगा उसमें क्या रहेगी, भुजाओं की संख्या 3, तो भुजाओं की संख्या 3 में कौन कौन से आएंगे, तो भाई आ जाएंगे अपने समस्त त्रिभुज। सेकंड पार्ट में क्या आ जाएगा, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, इस प्रकार से ये इससे संबंधित हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13, आप आराम से देख के नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। मान लीजिए एक XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है। ठीक है, समस्त लाइंस का जो सेट दे रखा है वो L है, अपने पास रेखाओं का समुच्चय L है तथा L में R। अब R को किस प्रकार परिभाषित किया है, देखिए L1 L2 दो लाइंस का क्या है, पेयर है, जोड़ा है, और L1 L2 के समांतर है, यानी दोनों लाइंस आपस में क्या है, समांतर है, पैरेलल है, द्वारा परिभाषित R है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध होगा। एक तो तुल्यता संबंध की जांच करनी है। दूसरी, रेखा y इक्वल टू 2x प्लस 4 से समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए, यानी y इक्वल टू 2x प्लस 4 है। अब देखो संबंध किस प्रकार है, पैरेलल है, समान है, समांतर है, तो बिल्कुल वही y इक्वल टू 2x प्लस 4, ये एक रेखा की लाइन दे रखी, रेखा की समीकरण दे रखी है। इस रेखा के समीकरण के साथ हमें इसके समांतर सभी रेखाओं के समीकरण यहाँ लिखनी है। ठीक है, तो बिल्कुल आगे करते हैं अब सवाल। तो सबसे पहले तुल्यता संबंध के लिए अब जो दे रखा है उसी को कर लेते हैं। तुल्यता के लिए पहले स्वतुल्य, तो स्वतुल्य तो होगा, क्यों होगा, L1 क्या है, A में है, सॉरी L में है ना, लाइन का जो समुच्चय दे रखा है L दे रखा है L1, तो L1 और L1 का पेयर क्या होगा, R में होगा। क्यों, अब देखो ये एक लाइन है L1, अब ये अपने खुद की है तो समांतर होगी ही होगी। वहां पहले जब एग्जाम्पल में पढ़ा था वहां क्या था, लंब, तो कोई लाइन खुद के लंब नहीं हो सकती है ना, पर एक लाइन अपने ऊपर मतलब खुद के समानांतर तो होगी, इसलिए सीधा कह सकते हैं कि R स्वतुल्य संबंध तो है ना, स्वतुल्य संबंध होगा। दूसरी बात आती है अब सममित की। तो सममित के लिए क्या होना चाहिए, L2 हो और दोनों किसमें, L में है, L जो समुच्चय दे रखा है। अब देखिए L1 L2 किसमें, R में, और इम्प्लाइज होना चाहिए L2 L1, ये किसमें होगा, R में। तो हम देख सकते हैं क्या, ये एक लाइन है L1, ये समांतर है ये लाइन L2 के, तो L1 समांतर लिखो L2 या L2 समांतर लिखो L1, दोनों बराबर है, यानी L1 पैरेलल टू L2 एंड L2 पैरेलल टू L1, बात तो समांतर है, दोनों लाइन हो गए। जब क्रम बदल दें लिखने के तरीके में तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, L1 समांतर है L2 के और L2 समांतर है L1 के। क्या कह सकता हूँ कि R एक सममित संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे देखते हैं संक्रामक के लिए। अब संक्रामक के लिए और अच्छी बात है, संक्रामक संबंध के लिए है ना, यहाँ सब में लिखा हुआ है ये संबंध के लिए। तो अब क्या लेना पड़ेंगे, L1 L2 L3 इसमें L में समुच्चय में, जो समुच्चय L दे रखा है ना। ठीक, तो L1 L2 R में
एंड L2 L3 R में, और इम्प्लाइज होना चाहिए क्या, L1 और L3 R में हो। तो हम सीधे कह सकते हैं कि ये लाइन कौन है, L1 है, लाइन L1 है। ये किसके समांतर है, L2 के, जैसा कि दिया गया है। ठीक है, अब ये लाइन L2 है, ये किसके समांतर है, तो हम जानते हैं ये L3 के, तो ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, तो हम कह सकते हैं कि L1 पैरेलल होगी L3 के, क्योंकि L1 पैरेलल दे रखा है L2 के और L2 पैरेलल दे रखी है L3 के। तो बस बाय कंडीशन 1 2 से ही हम सीधा कह सकते हैं कि L1 L3 के पैरेलल है। तो R क्या है, एक संक्रामक संबंध होगा। R क्या है, एक संक्रामक संबंध होगा। ठीक है, तो इसी के साथ क्या प्रूव हो गया कि R एक तुल्यता संबंध है, और यही अपना हैंस प्रूव हो गया। ठीक है, इति सिद्धम, तीन छोटी छोटी बातें, और हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक तुल्यता संबंध है। जब बात लंब की थी एग्जाम्पल में, तब वहाँ तुल्यता नहीं हो पाया था। क्यों, क्योंकि कोई भी लाइन खुद के लंब नहीं हो सकती, पहली कंडीशन। और एक बात जो दूसरी सामने क्या थी, वो संक्रामक भी नहीं थी। क्यों, क्योंकि एक लाइन फिर खुद के समांतर लंब, और फिर तीसरी लाइन तो वो पैरेलल में चली गई थी, तो उसकी वजह से, और केवल सममित था। और यहाँ क्या है, जब समांतर लाइन की बात आई तो तीनों चीज़ें, मतलब तीनों तरीके के संबंध होंगे, और इसी के साथ वह इक्विवेलेंस यानी तुल्यता रिलेशन संबंध कहलाता है। अब नेक्स्ट बात आती है, क्या कहा उसने नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे कि y इक्वल टू 2x प्लस 4 है ना, एक लाइन दे दी, y इक्वल टू 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं के समुच्चय को ज्ञात कीजिए। यानी इसके पैरेलल लाइंस निकालनी है। अब पैरेलल लाइंस में हम कुछ जानते हैं, तो वो ये जानते हैं अभी तक, या तो आप स्लोप के बारे में जानते हो कि m क्या है, या स्लोप 2 दे रखा है और c कितना है 4, तो इस कोस्टेंट को बदल दें तो इसके जितनी भी पैरेलल लाइन है वही निकल के आएंगे अपने पास। तो क्या आएगी, y इक्वल टू स्लोप तो वही रहेगा 2x प्लस c कर देते हैं, और c के अलग अलग मान के लिए इससे पैरेलल लाइन निकल के आ रही है, इससे समांतर लाइन है। तो आंसर तो ये हो गया। अगर आपने स्लोप 11th क्लास में लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन में हम आराम से पढ़ चुके, तो वहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं कि भाई स्लोप बराबर होना चाहिए पर सी का मान क्या रहे, बदलता रहे। तब क्यों जो रेखाएं निकल के आएंगी, जैसे ये रेखा यहाँ से आ रही हो तो इसके समानांतर सी के अलग अलग मान से इक्वेशन ऑफ लाइन यानी रेखा की समीकरण हमें प्राप्त होगी। तो बस इतना सा आंसर है कि जो रेखा इसके समांतर आएगी वो है y इक्वल टू 2x प्लस सी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। आई होप आपको समझ में आ गया हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है अपने पास। मान लीजिए कि समुच्चय दे रखा है 1 2 3 4, उसमें तत्व है। ठीक है, R इस प्रकार से डिफाइन है, क्या है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। ठीक, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चुनिए। ऑप्शनल क्वेश्चन है। R स्वतुल्य सममित। ठीक है, तो हमें देखना है क्या ये स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, यह एक तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले एक एक करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं। स्वतुल्य के लिए क्या क्या होना चाहिए, हमें पता है यहाँ कितने 1 2 3 4 है ना। तो स्वतुल्य के लिए क्या क्या होना चाहिए कि 1 1 भी हो, 2 2 भी हो, 3 3 भी हो एंड 4 4 भी हो। ठीक है, ये किसके लिए, स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य के लिए क्या 1 1 है, हाँ 1 1 है, 2 2 भी है ना, 3 3 ये रहा एंड 4 4 ये रहा। यानी चारों चार मुझे जोड़े मिल चुके हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि R जो भी है, बाकी हो या न हो, पर क्या है, स्वतुल्य तो होगा। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें स्वतुल्य नहीं है, इस वाले ऑप्शन को हटा देते हैं, है ना। इसमें क्या लिखा है, स्वतुल्य नहीं है, जबकि स्वतुल्य है। कैसे कि R के पास 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है। ठीक है, अगले चेक करते हैं सममित के लिए। सममित रहा, अब सममित के लिए क्या होना चाहिए, उस जितने भी उसमें पेयर होंगे उसका उल्टा यानी उसके क्रम बदलने वाले पेयर भी उसमें हो। देखो 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, ये लो यही गड़बड़ होगी। यानी 1 2 तो है R में, बट 2 1 में इसमें
नहीं खोज पा रहा, मतलब है ही नहीं। 2 1 है क्या कहीं? नहीं है। ऐसे देख लो 1 3 है और 3 1 नहीं है, यानी सम्मित नहीं होगा। अब देखो सम्मित किस में नहीं है? केवल एक ही ऑप्शन है जहाँ क्या लिखा है, सम्मित नहीं है ना। तो देखो काम तो इससे ही हो गया अपना, क्या कि सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है और सम्मित नहीं का केवल एक ही ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन में क्या है, सब में, इसमें भी सम्मित है, इसमें भी सम्मित है और इसमें भी सम्मित है। तो अपना तो करेक्ट आंसर ये निकल के आ गया कि ऑप्शन बी है, क्योंकि सम्मित नहीं है। अब आप चाहो तो संक्रामक चेक कर सकते हो, संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, संक्रामक के लिए होना चाहिए कि ए बी हो, बी सी हो और सी ए सी हो। देखते हैं ए बी बी सी है ना, 1 2 2 पे खत्म, 2 से ज़्यादा तो 2 2 और 1 2 है ही ना, ठीक है, यहाँ दिक्कत है ही नहीं, यहाँ 1 1 तो सब काम चल ही रहे हैं। अब देखो 1 1 1 3 1 3 ये भी चाहिए, संक्रामक है ना, 4 4 4 3 3 3 यहाँ देखो 3 3 3 2 और 3 2 ये भी चाहिए, यानी संक्रामक तो होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, तुल्यता संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये था ऑप्शनल क्वेश्चन। अब अपनी प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 16, उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन है अपना। मान लीजिए कि लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 1.1 का है ना। मान लीजिए कि समुच्चय n में r बराबर ए बी जो समुच्चय किसका बना है, प्राकृत नंबर का, प्राकृत संख्याओं का, ठीक है, नंबर का, और ए बी को डिफाइन किया गया है a इक्वल टू, यहाँ लिख रहा हुआ है a बराबर b माइनस 2, यानी a का मान तो b माइनस 2 होना चाहिए और b क्या हो, ग्रेटर देन 6 हो, यानी b की वैल्यू जो हो 6 से बड़ी हो। द्वारा प्रदत्त संबंध r में निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, सबसे पहले b ग्रेटर देन 6 है ना। अब इनमें देख लेते हैं, b ग्रेटर देन 6, इसमें भी 6 से ज्यादा, इसमें 6 से ज्यादा, इसमें 6 से ज्यादा, तो ऑप्शन 1 तो हट जाएगा, क्योंकि यहाँ b क्या है, 4 है, 4 नहीं हो सकता, 6 से बड़ा हो, और a कितना हो, b से 2 कम हो। तो a, यहाँ देखिए यहाँ अंतर 5 का है, इसको बैठा दो, यहाँ अंतर कितना है, 1 का है, इसको भी हटा दो। डायरेक्ट ऑप्शन आ गया, चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, बस इतना ही करना था इसमें। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट 1.1 हो चुकी है यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके फलन और फलनों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और बड़े अच्छे से आसानी से समझेंगे फलन क्या होते हैं, फलनों के कितने प्रकार होते हैं, किस तरीके से उन्हें ऑपरेट किया जाता है, किस तरीके से काम में लिया जाता है और उनके डेफिनेशन वगैरह। तो बने रहिए विद्या दर्शन पाठशाला पर। क्लास आपको जैसे भी लगी हो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिले, और जो भी आपकी तरफ से कमेंट आएंगे हम उनका जवाब जरूर देंगे। थैंक यू।